आज यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत हद तक परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गया है। जो किसी ने नहीं सोचा था, आज वो हो गया, जिसके बाद इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने कहा यह वॉर क्राइम है। अब इस युद्ध के सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो यह युद्ध बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियर वॉर पर पहुंचेगा, या अगले 48 घंटे में यह युद्ध खत्म हो जाएगा। इस वक्त पुतिन क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, परमाणु युद्ध की कितनी आशंका है, इसकी बहुत बारीकी से रिसर्च की है। यह रिपोर्ट डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको समझाने के लिए है। पुतिन की नजर परमाणु पर ही क्यों है? परमाणु ठिकाना पुतिन का निशाना। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू। हर लड़ाई में ऐसा क्षण आता है जब वो जंग महायुद्ध में तब्दील हो जाती है। ऐसा ही मोड़ रूस यूक्रेन जंग में आ चुका है। Хочу сказать, что специальные военные операции डियर कॉमरेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरे प्लान के मुताबिक अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। सारे टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। успешно решаются। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु हमला हुआ। 9 अगस्त 1945 नागासाकी में अमेरिका ने दूसरा एटम बम दागा। मार्च 2022 क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे? यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। विश्व एक बार फिर एटॉमिक वॉर की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं और क्या करने वाले होते हैं, ये ना आज तक अमेरिका को समझ में आया है, ना यूक्रेन को और ना ही पूरे यूरोप को। दुनिया को लगा था पुतिन कभी क्रीमिया पर हमला नहीं करेंगे, वो सिर्फ डरा रहे हैं। लेकिन पुतिन ने क्रीमिया में सेना भेजी। ऐसे ही नाटो को लगा था पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर जंग छेड़ दी। अब डरती हुई दुनिया पूछ रही है, क्या वाकई में पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं? यूक्रेन की जंग शुरू होने से ठीक 16 दिन पहले यही सवाल पुतिन से पूछा गया था। तब वो यूक्रेन विवाद सुलझाने फ्रांस गए थे। Будет возвращать себе Крым। क्या आप समझते हैं अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन गया तो वो क्रीमिया को सैन्य ताकत से वापस लेने की कोशिश करेगा और इसमें यूरोपीय देश अपने आप रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएंगे। ये सच है, नेटो संगठन की सैन्य ताकत का रूस से मुकाबला नहीं है। हम भी ये जानते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है हम रूस सबसे बड़ी परमाणु शक्ति हैं। रूस के पास बहुत देशों से ज्यादा एटम बम है। इस जंग में कोई विजेता नहीं होगा और आप अपने आप को ऐसे जंग में फंसा पाएंगे जिसको रोक पाना आपके बस में नहीं होगा। И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कैसे होगा? कहां कहां पर एटॉमिक बम से हमला होगा? किन किन शहरों को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा? रूस का न्यूक्लियर अटैक प्लान क्या है और अमेरिका का काउंटर अटैक कैसा होगा? इसके लिए सबसे पहले रूस की ताकत को सही सही आकलन करना जरूरी होगा। आपको बताया जाता होगा रूस के पास इतने परमाणु बम हैं, अमेरिका के पास इतने हजार बम हैं, लेकिन युद्ध नंबर से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि पहले कौन और कितना सटीक हमला करेगा, इस पर न्यूक्लियर वॉर निर्भर करेगा।
रूस के 1600 एटम बम एनी टाइम रेडी हैं, यानी ऑर्डर मिलते ही फायर हो सकते हैं। ऐसे ही 24x7 रेडी अमेरिका के पास 1920 एटम बम है। रूस के पास इतनी शक्तिशाली एडवांस मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने पर किसी भी वक्त अटैक करने का मादा रखती है। यूरोप का हर देश इनकी रेंज में है, अमेरिका भी नहीं बचेगा। यूरोप के कई देशों में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है। यूक्रेन बॉर्डर पर भी अमेरिका ने ऐसा मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है ताकि जब ऐसा हमला होगा तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया जा सके। ये बात रूस भी जानता है, इसलिए रूस एक मिसाइल से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि इतनी मिसाइल को एक साथ छोड़ा जाएगा जिससे उसको रोक पाना किसी डिफेंस सिस्टम के बस में ना हो। आज तक दुनिया ने 2 बार ही परमाणु हमले को देखा है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम जापान पर गिराए थे। इस बात को 77 साल हो गए हैं। दुनिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक एटम बम TSAR है, जो 1945 में हिरोशिमा एटम बम से 3333 गुना ताकतवर है। रूस ने साल 1961 में इसका परीक्षण किया था, लेकिन उस वक्त इसकी ताकत को दुनिया से छिपा के रखा गया। हालांकि 2 साल पहले साल 2020 में पहली बार रूस ने इसका ऑफिशियल वीडियो जारी किया और अब पुतिन ने नाटो को, अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर तक की वार्निंग दे चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या पुतिन वाकई में ऐसा कर सकते हैं? इसका अंदाजा रशियन अखबार को दिए गए पुतिन के पुराने बयान से लगा सकते हैं। अगर रूस नहीं रहेगा तो इस ग्रह के रहने का क्या मतलब? अगर रूस पर हमला होता है तो मैं उसकी रक्षा में कुछ भी करूंगा, चाहे वो मानवता के खिलाफ हो या फिर दुनिया के। अगर परमाणु युद्ध शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा और कितने फेज में लड़ा जाएगा? इस पर रिसर्च अमेरिका की प्रेस्टन यूनिवर्सिटी ने की थी, जिसमें डिटेल में बताया गया है कैसे रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बम से एनकाउंटर होगा, कैसे पूरी दुनिया परमाणु धुएं में घिर जाएगी और इसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। जो मौजूदा हालात हैं वो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर यानी छोटी परमाणु मिसाइलों से ब्लैक सी पर नाटो और अमेरिका को डराने के लिए करेगा, जिसका लिमिटेड इंपैक्ट होगा। लेकिन रूस का यह हमला एक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर माना जाएगा और नाटो रूस को टैक्टिकल एटॉमिक मिसाइल से जवाब देगा और यहीं से तीसरा विश्व युद्ध, दुनिया का पहला न्यूक्लियर युद्ध शुरू होगा। एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी तो दुनिया के सारे एटॉमिक हथियार एक्टिव हो जाएंगे। रूस के पास टोटल 6257 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5550, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर बम है। यूएस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने न्यूक्लियर बम 2 गुने कर चुका है। चीन अपनी परमाणु पॉलिसी बदल चुका है। हालांकि रूस और नाटो अमेरिका के बीच एटॉमिक वॉर में चीन का पहले कोई रोल नहीं होगा। परमाणु युद्ध 3 फेज में लड़ा जाएगा। कैसे कैसे, इस पर अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है? फेज 1 टैक्टिकल परमाणु बम से हमला। रूस अमेरिका और नाटो के सैन्य बेस को निशाना बनाएगा। 300 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक किया जाएगा। जवाब में नाटो रूस के ऊपर 180 बमों से न्यूक्लियर अटैक करेगा। दोनों तरफ से हुए हमलों में 3 घंटे के अंदर करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। पहले फेज में एटॉमिक वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपियन देशों को होगा।
एशिया सिर्फ ये जंग देखेगा, लेकिन जंग यहीं खत्म नहीं होगी। जंग अब दूसरे फेज में पहुंच जाएगी। फेज 2, मीडियम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। नाटो रूस को समुद्री मार्ग और एयर स्ट्राइक से घेरने की कोशिश करेगा। रूस के परमाणु केंद्रों पर 600 न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला किया जाएगा। जवाब में रूस मोबाइल लॉन्च पैड से हमले की योजना बनाएगा। नाटो के हमले का जवाब उसी ताकत से दिया जाएगा। दोनों तरफ से हुए इस परमाणु अटैक में 45 मिनट में करीब 30 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। रूस और अमेरिका दोनों ही सुपर न्यूक्लियर ताकतें हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया इन्हीं दोनों शक्तिशाली देशों के वर्चस्व की जंग में फंसी है। युद्ध के हालात में जब दोनों के बीच छिड़ी जंग तीसरे फेज में पहुंचेगी, तो रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तबाही और भी भयंकर होगी। फेज 3, बड़े शहरों पर हमला। तीसरे चरण की लड़ाई में दोनों देश 30 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले और आर्थिक रूप से ताकतवर शहरों को निशाना बनाएंगे। 5 से 10 बड़े न्यूक्लियर हथियारों से हमला होगा। 45 मिनट के अंदर 8.5 करोड़ लोग मर जाएंगे। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग जख्मी होंगे। अमेरिका के जिन 5 बड़े शहरों को रूस निशाना बनाएगा, उनमें न्यूयॉर्क, इंडियाना, वॉशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया और टेक्सास होगा। वहीं रूस के जो 5 बड़े शहर अमेरिका के निशाने पर होंगे, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग, आइजेव, क्रेस्नोदार, तोलियत्ती, क्रेस्नोयास्क शामिल है। जैसे ही पहला न्यूक्लियर हमला होगा या परमाणु युद्ध शुरू होने वाला होगा, रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर कोड एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों देश अपने अपने राष्ट्रपति को बचाने में लग जाएंगे। इसके लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस ने एक ऐसा प्लेन तैयार किया है जो परमाणु युद्ध का खतरा देखते ही अपने प्रेसिडेंट के साथ सेना के बड़े अधिकारियों को लेकर सुरक्षित ठिकाने की ओर उड़ जाएगा। ये ऐसा स्पेशल प्लेन तत्काल वॉर रूम में बदल जाएगा, जहां से पुतिन और टॉप जनरल अपने हर कमांड सेंटर को प्लेन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। इस प्लेन का नाम है इल्यूशन IL-80, जिसे नाटो देश मैक्स डोम के नाम से जानते हैं। रूस में इसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन का विमान कहा जाता है। अमेरिका के पास भी इसके जवाब में E-4 विमान मौजूद है, जो न्यूक्लियर वॉर की सूरत में हवा में सेंट्रल कमांड का काम करेगा। इस तरह के प्लेन को अमेरिका में नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। 70 के दशक में जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी, तभी से अमेरिका ऐसे विमानों की तैयारी में लग गया था। अमेरिका का E-4 विमान बोइंग 747-200 का मॉडिफाइड रूप है। परमाणु युद्ध होने की सूरत में E-4 विमान में सभी तरह के सैन्य ऑपरेशंस की पूरी कमांड विमान में पहुंच जाएगी और विमान में सवार प्रेसिडेंट, रक्षा मंत्री और बड़े सैन्य अफसर वहीं से युद्ध का संचालन करते रहेंगे। यूक्रेन जंग कहां तक पहुंच सकती है, इसका एहसास अमेरिका को भी हो गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी। जब से रूस ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पर हमला किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा किया है, तब से यूरोप और अमेरिका में पैनिक बटन दब गया है, क्योंकि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये जेलेंस्की से समझिए। अगर न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होता है तो इस सब का अंत होगा, पूरे यूरोप का अंत होगा। यूरोप को मौत के मुंह पर मत धकेलो। यूरोप उठो जागो, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जल रहा है। रशियन टैंक न्यूक्लियर ब्लॉक पर हमला कर रहे हैं। ये टैंक थर्मल कैमरा से लैस है। इसका मतलब है वो जानते हैं कहां पर हमला हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खुद जेलेंस्की को फोन करके बात कर चुके हैं। अमेरिका ने रूस के इस हमले को वॉर क्राइम करार दिया है। अमेरिका ने कहा है कि पुतिन का यह कदम उनके आतंक का सबूत है। अमेरिका अब तक यूक्रेन जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ है। वो यूक्रेन की मिलिट्री मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि रूस के बढ़ते कदम थम जाए। लेकिन पुतिन का मकसद क्लियर है। Началась специальная военная операция на Украине. 24 फरवरी को हमने यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था, ताकि हम डोनबास के अपने लोगों की और अपने वतन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। रशियन सैनिक और अफसर बहादुरी से लड़ रहे हैं।
एक सच्चे हीरो की तरह। रशियन और यूक्रेनियन जनता एक है। मैं इस सोच को भी कभी नहीं बदलूंगा। पुतिन की जिद के आगे दुनिया को न्यूक्लियर युद्ध नजर आ रहा है। पुतिन, उनके रक्षा मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। हम नागरिकों पर हुए हमले की निंदा करते हैं। हमने रात में हुए परमाणु प्लांट पर हमले की रिपोर्ट भी देखी है। ये इस युद्ध में रूस की लापरवाही को बयान करता है और क्यों इसे खत्म करना चाहिए ये बताता है। रूस को अपनी सेना को वापस बुलाना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इस वक्त कीव पर कब्जा करने की जंग जारी है। अगर कीव रूस के हाथ से निकलता है और नाटो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ वॉर शुरू करता है तो ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। हर एक साथी मुल्क किसी न किसी तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। हर देश नेटो को और मजबूत बनाने की कोशिश में है और जैसा कि सेक्रेटरी जनरल ने खुद कहा है, नेटो एक डिफेंस संगठन है। हम जंग से अभी दूर हैं, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाएगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम नेटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, जिसकी तैयारी विजिलेंट शील्ड युद्धाभ्यास में नाटो संगठन और अमेरिकी सेना करती भी रही है। अगर यूक्रेन जंग नहीं रोकी तो इस जंग में आज नहीं तो कल अमेरिका को कूदना पड़ेगा और फिर शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 यानी न्यूक्लियर वॉर की। और इस बीच यूक्रेन में रूस के हमले एक बार फिर से तेज होने लगे हैं। चंद मिनटों पहले रूसी सेना ने इरपिन में एक रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला कर दिया। रूस की सेना कीव की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। खार्किव को खाक करने के बाद कीव कैप्चर करने के प्लान चल रहे हैं। 9 दिन से जारी जंग में 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन ने किया है और अगले कुछ घंटों में पुतिन का फुल एंड फाइनल मिशन लॉन्च होने वाला है। बारूद के ढेर पर बर्बाद होता यूक्रेन। न्यूक्लियर प्लांट पर पुतिन का हमला। मिसाइल अटैक से चेन रिव बना शमशान। ओक्तिर का थर्मल पावर प्लांट पर बमबारी। कीव के आसमान से रूस ने बरसाई मौत। खार्किव के बाद कीव को खाक करने का प्लान। यूक्रेन के कैपिटल पर कैलिबर क्रूज से हमला। होस्टोमेल हवाई अड्डे पर जोरदार धमाका। आसमान के बाद अब आमने सामने की जंग। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 9वां दिन है। 9 दिन में पुतिन की सेना यूक्रेन को शमशान बना चुकी है। रूस की आर्मी पुतिन के फुल एंड फाइनल वाले एजेंडे पर काम कर रही है। एटम बम की धमकी के बीच आज यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम बरसाए। यूक्रेन में हुए इस धमाके की गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रूस के हमले से पावर प्लांट कैंपस में आग लग गई और पूरी दुनिया के ऊपर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। रूसी फाइटर जेट्स आज यूक्रेन पर कहर बनकर बरसे। शहर दर शहर तबाही का मंजर दिखाई दिया। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए आज यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ हमला कितना खतरनाक था। ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर एक कतार में बने हैं। रूस ने पावर प्लांट के कैंपस पर बमबारी की। ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट नीपर नदी के किनारे बना हुआ है, यानी यूक्रेन के
एनर होदर शहर के ये बिल्कुल पास है। शहर से प्लांट की दूरी महज 4 किलोमीटर की है। पावर प्लांट से अगर रेडिएशन होता तो यहां सड़कों पर लाशें बिछ जाती। ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंपस पर हमले के बाद रूस ने आज ओख्तिर्का में थर्मल पावर प्लांट पर जोरदार बमबारी की। रूसी फाइटर जेट से ओख्तिर्का पावर प्लांट पर बम गिराए। बमबारी में ओख्तिर्का थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज रूसी फाइटर जेट्स कहर बनकर बरसे। कीव में हर तरफ आज केवल और केवल तबाही का मंजर दिखाई दिया। रूस ने कीव में आसमान से मौत बरसाई तो दूसरी तरफ सड़कों पर चारों तरफ रूसी टैंक दहशत बढ़ाते नजर आए। कीव पर आफत किस कदर आई है, इसकी एक तस्वीर और देखिए। अंदर रूसी टैंक है और बाहर 60 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला। मतलब पुतिन के एक इशारे पर कीव का काम तमाम करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी आज तबाह हो गया। रूस ने कीव के होस्टोमेल हवाई अड्डे पर जोरदार हमला किया, जिसपे यूक्रेन का एंटोनोव AN-225 कार्गो प्लेन जलकर खाक हो गया। सुबह से कीव में लगातार हवाई हमले का सायरन बज रहा है और रूस के फाइटर जेट्स बमबारी कर रहे हैं। कीव के पास रूसी जेट्स ने आज एक कॉस्मेटिक कंपनी के वेयरहाउस को टारगेट कर मिसाइल अटैक किया। हमला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा चारों तरफ नजर आ रहे काले धुएं से लगाया जा सकता है। इसके बाद पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया। रूस की सेना लगभग हर शहर पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले 5 तरफ से हो रहे हैं। रूस खुद अपनी सरजमी से अटैक तो कर ही रहा है, साथ ही बेलारूस से भी लगातार हमले जारी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के शहर लुहांस्क और डोनेत्स्क से यूक्रेन के दूसरे शहर में हमले हो रहे हैं। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। इसके अलावा क्रीमिया और काला सागर के रास्ते भी रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन पर हमला 5 तरफ से हो रहा है। केवल और केवल बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। आसमान से मौत बरस रही है और जमीन पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। पुतिन के टैंक आग उगल रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के जवान भी पीछे नहीं हैं। हर आग उगलने वाले टैंक को यूक्रेन की आर्मी टारगेट कर आग के हवाले कर रही है। यूक्रेन में रूस के हमले की आज दूसरी सबसे भयावह तस्वीर चेरनिहिव से आई है, जहां रूसी हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनियन की मौत हो गई। चारों तरफ तबाही का मंजर और सड़कों पर लाशों का ढेर नजर आया। पुतिन की सेना ने यहां मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चेरनिहिव में रूस की एयरफोर्स ने आज जमकर बम गिराए। रूसी वायुसेना के हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के मारियुपोल में भी आज पुतिन की सेना ने खतरनाक हमला किया। मारियुपोल में बिल्डिंग को टारगेट कर मिसाइल दागी गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जोरदार धमाके आज पूरे यूक्रेन में सुनाई दे रहे थे। सर्वोडोनेत्स्क में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध हुआ। आमने सामने की जंग हुई और रूस ने जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन में जारी भीषण विध्वंस की तस्वीर आज बूचा के मेयर ने अपने मोबाइल में सेल्फी मोड ऑन करके दिखाई। मेयर ने दिखाया बूचा में कैसे रूसी सेना का टैंक कॉलम तबाह हो गया।
यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए आज रूस ने क्लस्टर बम भी बरसाए। मलबे के ढेर में बदल चुके खार्किव में आज रूस का क्लस्टर बम गिरा। खार्किव की कई इमारतों पर जबरदस्त बमबारी हुई। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल से अटैक हुआ। धमाके का सीसीटीवी भी सामने आया। कीव और खार्किव में टीवी टावर उड़ाने के बाद आज रूस ने खेरसॉन के टीवी टावर को भी अपने कब्जे में लिया। खेरसॉन पर पहले से ही रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन अब यहां का टीवी ट्रांसमिशन भी रूस के हाथ में आ गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग विध्वंसक हो चुकी है। रूस यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है, लेकिन इस जंग में उसे भी नुकसान कम नहीं हो रहा। आज यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 9,166 सैनिक मार गिराए हैं, 251 टैंक तबाह कर दिए हैं, 33 एयरक्राफ्ट और 37 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, 939 कॉम्बैट आर्म्ड व्हीकल बर्बाद कर दिए हैं। रूस के 105 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। 50 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम को यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है। 404 ऑटोमेटिव व्हीकल और 60 फ्यूल टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन पर हमले की रूस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन पुतिन का प्लान क्लियर है। खार्किव को खाक बनाने के बाद अब टारगेट कीव पर है। सुबह से लगातार कीव के आसमान से मौत की बारिश हो रही है। ये रूस की कुख्यात कैलिबर क्रूज मिसाइल है, जो जल, थल, आकाश कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल का इस्तेमाल कीव पर किया है। इस मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं। कीव और उसके चारों तरफ रूस के एयर अटैक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तस्वीर कीव के पास बोरिडियांका की है। रूसी हमले के बाद यहां चारों तरफ केवल और केवल बर्बादी का मंजर है। कहते हैं जंग में सब कुछ जायज है, और पुतिन के हमले से यह साफ भी हो गया है। युद्ध में अब आम लोग मारे जा रहे हैं। कल एक मेडिकल सेंटर की बर्बादी की तस्वीर सामने आई थी। आज फिर मारियोपोल से एक हॉस्पिटल पर जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीर सामने आई है। तेज फायरिंग हो रही है। जाहिर है निशाने पर आम लोग हैं। जहां मरीजों की जान को बचाया जाता है, उसी हॉस्पिटल में इंसानों को पुतिन की आर्मी मौत से नवाज रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध बहुत ज्यादा भीषण और विध्वंसक हो चुका है। शहर शमशान बन चुके हैं। हर तरफ केवल तबाही का मंजर और बारूद के ढेर में सुलगते मलबे की तस्वीर है, और युद्ध विराम की कोई भी उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। लास्ट फेज की सबसे हॉट सीट है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन से वाराणसी में हैं। पीएम मोदी की मेगा एंट्री से यूपी का लास्ट राउंड काफी दिलचस्प हो गया, या यूं कहें 2022 के ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। काशी वालों को मोदी ने आज एक परफेक्ट पिक्चर मूवमेंट दी। हजारों की भीड़ के बीच से होते हुए मोदी काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचे, पूजा की, और जब बाहर निकले तो ये जो आप अंदाज देख रहे हैं, उनका ये अनोखा अंदाज लोगों ने देखा। पीएम ने अपने हाथों में डमरू पकड़ा और फिर शिव भक्ति में लीन हो गए। मोदी के इस वीडियो पर योगी ने ट्वीट करके लिखा, हर हर बम बम। यूक्रेन के अंदर अब भी भारत के करीब 2000 छात्र फंसे हुए हैं। खार्किव में करीब 1000 भारतीय फंसे हैं। 700 से ज्यादा सुमी शहर में फंसे हुए लोग हैं। जिस जगह ये लोग फंसे हुए हैं, वहां से इन्हें पोलैंड या फिर रोमानिया के रास्ते लाना मुश्किल है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है।
इनको रेस्क्यू करने के लिए अब एक नया रास्ता, नया पैसेज तैयार हो रहा है और इसके लिए भारत के ट्रांसपोर्टर विमान अब रूस जाने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 48 घंटों में भारत का ऑपरेशन खत्म हो सकता है। यूक्रेन की कैपिटल कीव में क्या चल रहा है, सूमी और खार्किव में कैसे हालात हैं, यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर रेस्क्यू की क्या तैयारी चल रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में लगातार युद्ध और भारी बमबारी के बीच अब रूस के रास्ते भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। भारतीय छात्रों को लेकर नई दिल्ली से मॉस्को तक कॉल की गई। भारत ने बताया कि इमरजेंसी बहुत ज्यादा है, खार्किव और सुमी से भारतीय छात्रों को निकालना बहुत जरूरी है। मोदी और पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की हाई लेवल बातचीत के बाद रेस्क्यू का नया रूट फिक्स किया गया। भारत ने कहा हम विमान रूस भेजना चाहते हैं, इसके लिए रूस फौरन तैयार हो गया। युद्ध, जंग और बमबारी के बीच रूस और यूक्रेन बॉर्डर के 2 चेक पॉइंट्स पर हरकत शुरू हो गई। खार्किव और सुमी में जंग के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना खतरनाक है, इसके लिए क्या तैयारी की गई है, अब सब कुछ और डिटेल में देखिए। खार्किव और सुमी में मिलाकर करीब 2000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। अब इन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स के नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 150 बसें तैयार कर दी गई। ये बसें इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच 2 चेक पॉइंट पर खड़ी हैं, क्योंकि खार्किव और सुमी पूरी तरह से युद्ध और रूसी बमबारी में तबाह हो जाए, इससे पहले वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक दूसरा रूट तैयार हुआ है। भारी बमबारी और शहर शहर में युद्ध को देखते हुए नया सेफ रास्ता निकालना जरूरी था, जो पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया वाले रूट से अलग हो। वो लगता पेपर में बहुत पास है, 50 किलोमीटर, पर अगर वहीं युद्ध हो रहा है तो आप उधर तो नहीं ले जाएंगे ना खतरे की तरफ। आपकी रही इस बात में कि कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये कोऑपरेशन की बात नहीं है। हम दोनों तरफ से कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध विराम दें या बसें भेजें, दोनों तरफ से एक ही जवाब है कि वहां पे हमारी बसें आसपास हैं या इस तरफ ट्रेन है या बस है। पर युद्ध क्षेत्र में अगर फंसे हो तो अब मैं किस साइड को कहूं, हम तो चाहेंगे कि दोनों तरफ को हम कह रहे हैं आप इस तरह से कोई तरीका निकालिए ताकि हमारे बच्चे बाहर निकल सकते हैं। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर, अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। खार्किव में जंग जारी है, सुमी पर भी भारी बमबारी हो रही है। ये दोनों शहर रूस के बॉर्डर के करीब हैं। खार्किव और सुमी, ये दोनों शहर रूस के बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। इन दोनों शहरों में फंसे भारतीयों को लेने ये बस खार्किव और सुमी तक जाएंगी। स्टूडेंट्स को फिर रूस के शहर बेलग्राद लाया जाएगा। खार्किव से बेलग्राद की दूरी करीब 80 किलोमीटर है, जबकि सुमी से बेलग्राद 155 किलोमीटर है। एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खार्किव होते हुए अगर जाते भी हैं तो यहाँ से खार्किव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर से जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। ये बसें बहुत दूर हैं। मैं सिर्फ सुमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खार्किव की भी बात कर रहा हूं, जहां पे वो कह रहे हैं बसें हैं खार्किव के पास, वो भी 40-50 किलोमीटर दूर है, इस तरह से कुछ माना जा रहा है। एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं मालूम, पर ये क्लियर है कि उसमें जहां है वहां नहीं जा सकते, वहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, कौन उसका ऑर्गेनाइज कर पाएगा वहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में। अगर रूसी साइड से कर पाए, वहां कोई सीज फायर लोकल करें तो कुछ बात बन पाएगी, नहीं तो हम उसको लगता है यही पास है, पर ऐसा नहीं है। ये एक दिक्कत है। इसीलिए जो रूसी बसों की बात हो रही है, मेरा यही रिस्पॉन्स रहेगा कि वो बसें बहुत दूर हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा है। हमें कुछ चाहिए एक सिस्टम कि वो बसें या तो आ जाए स्टूडेंट्स के आसपास कहीं, या कोई और तरीका रहे ताकि ये यूक्रेनियन बसें तो वहां जा नहीं सकती और ना रूसी बसें आ रही हैं, तो इस चक्कर में अटक रहा है।
इसके मायने हैं कि जंग और गोलीबारी के बीच भारतीय स्टूडेंट्स को 130 बसों में यह फासला तय करना होगा और शुरू के 50 किलोमीटर तो बहुत खतरनाक रहेंगे, क्योंकि तब वो वॉर जोन से निकल रहे होंगे। यूक्रेन में युद्ध के बीच भारत के छात्रों को अब तक कीव, खार्किव और सुमी जैसे शहरों से पोलैंड, हंगरी या रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचाना पड़ रहा था, और ये दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इस दूरी को तय करना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना रहा है। छात्र पहले टैक्सी और ट्रेन से यहाँ पहुंच रहे थे और उनको आखिरी 50 से 70 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा है। इसके बाद रोमानिया या पोलैंड से छात्रों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया गया। लेकिन अब रूस से नया रूट निकाला गया है। रूस की करीब 150 बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुमी और खार्किव से पहले छात्रों को रूस के शहर बेलग्राद लाएंगी और उसके बाद विमान के रास्ते उन्हें भारत लाया जाएगा। इसी के लिए अब रूस में इंडियन एयरफोर्स का एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेस्क्यू मिशन में लग चुका है। इस रेस्क्यू रूट के लिए C-17 ग्लोब मास्टर के बाद अब IL-76 गजराज तैयार है। एक अमेरिकी विमान की जगह रूसी ट्रांसपोर्टर क्यों चुना गया? नए एयरक्राफ्ट को लेकर मोदी और पुतिन के बीच में क्या बात हुई? IL-76 को मिशन में क्यों शामिल किया गया? अब इस डिटेल को समझिए। अब तक भारत ने अपने छात्रों को रोमानिया, पोलैंड और हंगरी से लाने के लिए या तो सिविलियन फ्लाइट का इस्तेमाल किया या फिर C-17 ग्लोब मास्टर से उनको भारत लाया गया है। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स रूस का हवाई ब्रिज तैयार कर रही है। C-17 एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान है जो भारत ने 2011 में अमेरिका से खरीदे थे। भारत के पास ऐसे 11 विमान हैं और ये अब तक यमन से रेस्क्यू में इस्तेमाल हो चुके हैं। C-17 से एयरफोर्स ने ऑक्सीजन के खाली टैंकर भी ट्रांसपोर्ट किए थे और अब 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को देश लाए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।